नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में खबर शुरुआत करेंगे कन्नौज से, जहां बोर्ड व अन्य कार्यों की बैठक के लिए पालिका के पास नहीं था कोई हॉल। आगे बात होगी एटा की, जहां सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल आवागढ़ में वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इत्र नगरी की पालिका में बना मीटिंग हॉल, बोर्ड व अन्य कार्यों की बैठक के लिए पालिका के पास नहीं था कोई हॉल। पालिका परिसर के कमरे में हो जाती थी बोर्ड की बैठक। चेयरमैन कौसर जहां अंसारी ने किया मीटिंग हॉल का उद्घाटन। चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रईस बोले, मीटिंग हॉल बनने से सभासदों को होगा आराम। हाजी रईस ने ठंड को लेकर भी सभासदों से मांगी अलाव जलने वाले पॉइंट की लिस्ट। वहीं बोले, प्रतिनिधि लिस्ट मिलते ही नगर क्षेत्र में जलवाएंगे अलाव। मीटिंग हॉल का निर्माण होने पर सभासदों ने जताई खुशी। नगर पालिका प्रतिनिधि हाजी रईस लगातार क्षेत्र में करवा रहे हैं विकास। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रतिनिधि हाजी रईस ने जो जनता के सामने वादे किए थे वो पूरी तरीके से निभाते दिख रहे हैं। विकास की पूरी तरीके से गंगा बह रही है। आइए जानते हैं नगर पालिका प्रतिनिधि हाजी रईस ने और क्या कुछ कहा। आज़ादी के बाद पहली बार हम लोगों को अपना एक सदन मिला जिसमें मीटिंग हॉल हो सके। चूँकि कन्नौज जिले में शायद सबसे छोटा नगर पालिका का क्षेत्र हमारे एरिया का ही नगर पालिका कार्यालय है, और जिसमें भी तमाम बैंक और दुकानें थी। इतना कंजेस्टेड एरिया होने के बाद में भी आज सभासदों की मांग पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने तत्काल प्रस्ताव लाकर और इस कार्यालय को तैयार करवाया, और सभागार को तैयार करने से हम लोग इतना खुश हैं, इतना हर्ष का दिन है कि शायद अब आगे आने वाले 50 सालों तक शायद ऐसा भविष्य में हो या ना हो, हम लोगों के कार्यकाल में नया ये सभागार बन गया है। उसके लिए चेयरमैन को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चेयरमैन साहिबा का कि जिन्होंने इस चीज़ को तुरंत इस पर एक्शन लिया और हम लोगों की मांग को स्वीकार किया। एक के बाद एक मीटिंग हॉल की किसी ने स्थापना नहीं कराई जहां ये सभासद महोदय बैठ सकते हैं। आज एक आपने बड़ा कार्य किया है, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, हमने शपथ लेने के बाद में ये बात सोची थी, वो पहली मीटिंग में ये हमारे यहाँ हमारे सभासदों ने इस चीज़ का एक प्रस्ताव रखा था कि एक अपने मीटिंग हॉल होना चाहिए। इत्तेफाक से इसके अंदर बैंक थी, बैंक यहाँ से चली गई तो काफ़ी लोग किराए के लिए भी आए, तो ना किराए के उठाए के ये हमने मीटिंग हॉल बनाने का इरादा कर लिया था। यह था कि जब गुंजाइश होगी जब उससे करा दिया जाएगा। तो इसलिए एक कहीं पर भी हो, कोई वोट हो, कम से कम एक मीटिंग हॉल होना चाहिए सभासदों के लिए। जैसे कि आज ये मीटिंग हॉल का उद्घाटन भी हुआ, सभासद बैठे, सभासदों ने खुशी जाहिर की और पालिका अध्यक्ष को धन्यवाद भी दिया। इसके लिए सभासदों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभासदों के मर्जी से काम हुआ, सभासदों की इच्छा जो थी वो पूरी हुई, तो सभासदों को धन्यवाद देना चाहिए। तो मेरी तरफ से भी सभासदों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोर्ड बैठक भी की गई है, आपका जो प्रस्ताव था उस पर सभी सभासदों ने सहमति जताई है। क्या प्रस्ताव था और किस तरह का बजट था? देखिए, विकास के मामले में हमारे यहाँ जब भी मीटिंग होती है तो मेरे कोई भी सभासद मतलब विकास के नाम से आज तक के भी लगे कोई विरोध नहीं करता है। सर, सर्दी आरंभ होने वाली है, सर्दी आरंभ होने वाली, जैसे कि अभी सभासदों ने क्या लकड़ी का क्या रहेगा सबसे? ना, हमने उनसे कहा है सभासदों से कि अपने अपने पॉइंट दे दो, लकड़ी जलेगी नगर में। जहाँ जहाँ जो मेन पॉइंट है वहाँ लकड़ी जरूर जलेगी। नगर की जनता के लिए कुछ नया और करेंगे क्या आप? कन्नौज के लिए हमारा तो ये इरादा है कि शायद हमने अब से 10 साल पहले भी हम अध्यक्ष रह चुके हैं कि हमने अपनी जानकारी में कोई भी रोड कन्नौज का बाकी नहीं रखा था, और शायद अब की भी इस काल में एक भी रोड बाकी नहीं रखेंगे। ये जरूर है कि कोई काम पहले होगा, कोई काम बाद में होगा। और सबसे बड़ा मामला है हमारे वहाँ जल निकासी की, जो अभी नया क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है उस पर है, तो उसका भी हमने कागज चलाए हैं और बहुत जल्दी जो है उसका भी काम चालू होने वाला है। सर, जैसे कि गंगा घाटों की सफाई के नाम से आप जाने जाते हैं, लोग जानते हैं, और जैसे ही आपने जीत हासिल की, जो चाल लिया, उसके बाद तो गंगा सफाई, क्या ये अभियान बदस्तूर लगातार अब भी जारी है? ये अभी जारी है और हमारे 5 साल के पीरियड में जारी रहेगा। हर महीने के आखिरी संडे को ये काम होता रहेगा।
सर्दी में क्या धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया है, वहाँ भी लकड़ी हाँ, जितने धार्मिक स्थल है सब कुछ जगह होगा। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, धार्मिक के अलावा ये भी जगह है जहाँ पे पब्लिक बेस ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये सब लकड़ी का अलाव लगेंगे। अच्छा, क्या सभासदों से आपने वो पॉइंट मांगे हैं क्या? हाँ, सभासदों से हमने सबसे पॉइंट मांगे हैं कि अपने अपने पॉइंट जो हैं वो लोग दे दें। ये कब से जारी हो जाएगा? ये बस सर्दी चालू है, जिस दिन से जो लोग अपनी अपनी लिस्ट दे दें, लिस्ट के बाद में जारी हो जाएगा। जिस तरह से पीने के पानी के लिए टंकियां बनी हुई हैं, काफी सालों से वो उसकी पेंटिंग और सफाई नहीं हुई थी। इस बार आपने बैठते ही वो कार्य कराए हैं, तो किस तरह का जो है स्वभाव आया था दिमाग में, क्या लगा था ये जो है आपने कार्य किया है? देखिए, ये तो पुरानी बात हो गई है, उस बात पे क्या बेरोबर बोले, वो तो हम इसके ऊपर बोल चुके हैं। जनता देखती है, जनता काम को जानती है, जनता हमें काम के नाम से पहचानती है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। गोरखपुर में कलेक्ट्रेट अधिवक्ता एसोसिएशन ने संघ अध्यक्ष दामोदर पाठक के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 21 नवंबर 2024 को तहसीलदार न्यायिक विकास कुमार और अधिवक्ताओं के बीच कहासुनी के विरोध में आयोजित किया गया। घटना के अनुसार तहसीलदार न्यायिक कोर्ट में बहस के दौरान फाइल को लेकर अधिवक्ताओं और तहसीलदार के बीच विवाद हो गया था। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि तहसीलदार विकास कुमार कोर्ट छोड़कर चले गए। इस घटना से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं 27 नवंबर को अधिवक्ताओं ने संघ की बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से न्यायिक कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला लिया। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक वे कोर्ट का कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं संघ अध्यक्ष दामोदर पाठक ने कहा कि तहसीलदार का व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। अधिवक्ताओं का सम्मान बनाए रखने के लिए हम किसी भी स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। जब तक स्थानांतरण का आदेश नहीं जारी होता हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और अधिवक्ताओं के सम्मान की मांग की। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। उड़ीसा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करने वाले एक शातिर बदमाश को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 101 किलो गांजा, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत लगभग 50 लाख है, तस्करी में प्रयुक्त कैंटर भी बरामद कर लिया गया है। एडीसीपी क्राइम गाजियाबाद सच्चिदानंद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुरेंद्र जिला मथुरा का रहने वाला है, जो ड्राइवर का काम करता है। लालचवश गांजे के काम से अत्यधिक पैसे के लालच करने लगा। फरार अभियुक्त ओमवीर से मुलाकात होने पर गांजा तस्करी के धंधे में आया। वहीं ओमवीर की गिरफ्तारी होने के बाद कई और नए मामलों के खुलासे हो सकते हैं। आइए जानते हैं एडीसीपी क्राइम गाजियाबाद सच्चिदानंद का और क्या कुछ कहना था। गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, कितना उससे माल बरामद किया गया है और कैसे गिरफ्तार किया? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी मसूरी थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से 101 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है तथा घटना में प्रयुक्त एक कैंटर गाड़ी थी, उसको भी बरामद किया गया है। पूछताछ में जो अभियुक्त सुरेंद्र है, पूर्व में जो है ये ड्राइवरी का काम करता था और ट्रक को जो है माल लेके जो है इधर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रों में सप्लाई करता था। इसी दौरान जो है उसका संपर्क जो है एक ओमवीर नाम के व्यक्ति से हुआ, जो उड़ीसा का ही रहने वाला है, और उसने बताया कि अगर आप गांजा सप्लाई जो है यहाँ उड़ीसा से लेकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में करते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये पर ट्रिप मिलेगा। उसके प्रभाव में आने के बाद से लगातार जो है ये काम जो पिछले एक वर्ष से कर रहा था और इसी क्रम में हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने इसकी जो है गिरफ्तारी की है। सर, ये जो ओमवीर है इसकी क्या भूमिका है और जो सुरेंद्र है पकड़ा गया है, ये जिसकी गाड़ी चला रहा है, ये क्या किराए पे है, क्या है इसका प्रोफाइल बताइए। देखिए, जो गाड़ी जिसकी चला रहा है वो बंदा जो है फरीदाबाद का रहने वाला है और ये बता रहा था कि सैलरी पे मैं उसके साथ मतलब काम कर रहा था, और जो गांजा सप्लाई जिसका लेके गया था वो बंदा जो ओमवीर है, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर का रहने वाला है। तो जो मेन गांजा जो इसको दिया है वो ओमवीर है, जिसके संबंध में हमारी टीम अभी काम कर रही है। और किसको सप्लाई करना था दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, वो बताया था कि जब आप वहाँ पहुँच जाओगे पश्चिम में तो फिर उसके बाद से आप फ़ोन करना तो हम बताएंगे। उसके बारे में भी अब काम चल रहा है। मेन इसमें मास्टरमाइंड अगर देखा जाएगा तो ओमवीर है, जिसके संबंध में हमारी टीम अभी काम कर रही है। तो गांजा छुपा के लाया जा रहा था, कैंटर में सेल्फ बनाए गए थे, ऊपर भी कुछ सामान रखा था, क्या सामान रखा गया था और क्या वजह थी इसके पीछे की? क्या पुलिस ना देख पाई या पहली दृष्टया पकड़ में ना आए, कुछ ऐसा भी पता चला है सर?
देखिए, जो ये सुरेंद्र पकड़ा गया है, ये पहले ड्राइवरों के संपर्क में था और ड्राइवरों ने बताया कि हम लोग जब माल ले जाते हैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में या उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में, तो हम लोग माल के साथ साथ गांजा भी लेके जाते हैं। तो उसी को इसने प्रयोग किया और अपना जो भी माल सप्लाई करता था, माल के साथ साथ इसने गांजा भी उसमें छुपा रखा था। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कस्बा वागड़ में कोंडरा मार्ग स्थित सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। विद्यालय के संस्थापक पुष्पेंद्र सिंह यादव भट्टावालू द्वारा किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया जा रहा है। खेलकूद प्रतियोगिताएं 28 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक जारी रहने की बात विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर अनुराग यादव के द्वारा जानकारी दी गई। बताया गया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया जाएगा और 30 नवंबर को खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों और उनकी टीम को पुरस्कृत किए जाने की भी जानकारी दी गई है। विद्यालय के सचिव डॉक्टर शिवानी यादव के साथ ही विद्यालय का पूरा स्टाफ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इटाहबागढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। मऊ जनपद में स्थित बाबा माधव दास महाराज का 100 साल पुराना मंदिर आस्था और परंपराओं का अनोखा उदाहरण है। इस मंदिर में भक्त अंदर तो जाते हैं, लेकिन बाबा की समाधि के पास कोई नहीं जाता और वहां पूजा करना भी वर्जित है। मंदिर के पुजारी उमाकांत तिवारी बताते हैं कि केवल वे ही समाधि के पास जाकर पूजा अर्चना करते हैं। महिलाओं का समाधि के पास जाना निषेध भी है, क्योंकि बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। यहाँ पर केवल लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पुजारी ने बाबा माधवदास से जुड़ी एक चमत्कारी कहानी साझा की। एक बार एक बाबा को गंभीर चोट लग गई थी। माधवदास महाराज ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी चोट को ठीक कर दिया। इसके बाद उस बाबा ने माधवदास से वरदान मांगने को कहा। माधवदास महाराज ने सांपों को अहिंसा का वरदान मांगा, वहीं जिससे सांप किसी को काटे नहीं। तब से इस मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सांपों को मारने की परंपरा नहीं है। ये चमत्कार और श्रद्धा मंदिर को अनोखा और पवित्र बनाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी उमाकांत तिवारी का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम महाराज आपका? उमाकांत तिवारी। आप यहाँ के पुजारी हैं जी? ये माधवदास महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? ये संत आदमी हैं जी। जी हाँ जी। कितने साल पुराना मंदिर होगा? 100 साल। बाबा जी के पीछे भी कहानी बताएंगे, जैसे क्या है? हाँ, बताएं। जब यहाँ आए थे बाबा तो कुआं था, कुएं पे बैठे चरवाहा गाय चरा रहे थे, तो वहाँ पे 2-4 बीघा बारिश नहीं हुआ। और उसके बाद वो लोग आए हैं बचने के लिए, तो उनके अपना लोग यहाँ पे कुटी उटी बनाए, यहाँ पे निवास किए। बाबा जब पुराने हुए कहे हम जिंदी समाध लेंगे, तो अपना ये जिंदी समाध ले लिए। तो जीवित समाधि ली? हाँ, जिंदी समाध। हाँ, यहाँ के मला उला थे, यहाँ से अंदर अयोध्या चले गए। नाव से मला लोग अपना माल लेकर जाते थे, तो अयोध्या में अपना उनको देखे पूजा करते हुए, तो मुस्कुराए। बाबा आपको हमें फला जगह देखा, तो कहे अपना खड़ा उड़ा दिए, जगह हमारे स्थान पर रख दीजिएगा। जाकर यहाँ पे वो रखे उन लोगों ने, केवट लोग। तो यहाँ पे अपना यहाँ कोई कसम वसम नहीं खाता है। समाधि कहाँ ली है? इसी जगह यही लिए? हाँ। खड़ा भी महाराज जी की? हाँ हाँ। मत देखा गया कि मंदिर में कोई जाता नहीं अंदर? नहीं, कोई नहीं। नहीं, ये सिद्ध पुरुष है, बाल ब्रह्मचारी है। इनका शादी उदी नहीं हुआ है। शादी नहीं होती है नहीं मंदिर में? होती है, इनका शादी नहीं हुआ है। अच्छा, इनकी शादी नहीं, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी। जिसको जो पूजा करनी हो, मत्था टेकना होगा दरवाजे के हाँ, चौखट से। हाँ, अंदर कोई नहीं जाता? नहीं, सिर्फ पुजारी जाते हैं और कोई नहीं जाता। नहीं। तो महाराज जी, जैसे कुआं मंदिर प्रांगण में है कि बाहर है? नहीं, प्रांगण में चौतरा बन गया है। चौतरा बन गया। महाराज जी, मंदिर लगभग कितने साल पुराना होगा ये? 100 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर है। जिनके शिष्य की भी समाधि यहाँ पे देखी गई है? क्या चीज? शिष्य जो इनके शिष्य हैं? हाँ, वो भी थे इनके साथ में। वो भी। तो कोई कहानी एक ऐसी बता सकते हैं जो प्रचलित हो महाराज जी की? कहानी तो यही है कि एक मुरील बाबा हैं, उनको चोट लग गया, तो उनके भभूत डाल दिए, तो उनका चोट सही हो गया। तो कहे मुझसे कुछ मांगिए, तो कहे आप सांप का जात क्या देंगे? तो कहे नहीं कुछ मांगिए। तो बाबा कहे भाई यहाँ के लोगों को सर्फ नहीं काटना चाहिए। तो कहे ठीक है, हमारे बच्चे को कोई मारेगा नहीं।
तो हम लोग सर्फ नहीं मारते हैं यहाँ, सर्फ नहीं मारते हैं। अच्छा, सांप नहीं मारते हैं? नहीं नहीं अगर यहाँ आसपास सांप निकले तो मारा नहीं जाता? नहीं नहीं। उसको छोड़ देते हैं आप लोग? हाँ छोड़ देते हैं हम लोग। अच्छा, ये बाबा जी का है? हाँ हाँ। और यहाँ किसी को काटते भी नहीं सांप आते हैं तो? नहीं काटते हैं तो कुछ मरता भी नहीं है। कोई मरता भी नहीं? नहीं नहीं। बात जो रोड है, रोड पर जाएंगे उनको पूरी उरी लगेगी, जो लगता है झाड़ फूक वहाँ पे होगा, इधर नहीं, प्रांगण में नहीं होगा। इनका महाराज जी से जो मांगा जाता है वो पूरी होती है? हाँ हाँ आस्था? हाँ हाँ। किस दिन पूजा करी जाती है महाराज? पूजा तो डेली होता है इनका। अच्छा, डेली? हाँ डेली पूजा था, सुबह शाम। जो इनके भक्त आते हैं तो वो भी मंगलवार शनिवार को आते हैं। हाँ। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।